नमस्ते, मैं साक्षी त्यागी केडी हॉस्पिटल से आपका स्वागत करती हूँ पैंडेमिक डायरीज में। आज मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर्स अभिषेक राजपोपट, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट फ्रॉम केडी हॉस्पिटल। हेलो फ्रेंड्स, थैंक यू साक्षी फॉर द इंट्रोडक्शन। आज हम चर्चा करेंगे किस तरीके से कोविड वायरस हार्ट पेशेंट को इफेक्ट करता है सर। सी साक्षी, द कार्डियक पेशेंट्स आर नो अदर देन द डिफरेंट ह्यूमन। तो हमारे काफ़ी सारे कार्डियक पेशेंट्स के हमें कॉल्स आते हैं, इन्फॉर्मेशन आती है दैट दे आर सफरिंग फ्रॉम अ कोविड इन्फेक्शन एंड कई सारे पेशेंट ऐसे हैं जिनको दे आर वरीड अबाउट को एग्जिस्टिंग मेडिकेशन, को एग्जिस्टिंग डिजीज़, देयर सिम्टोमेटिक स्टेटस, बिकॉज हमारे कई सारे पेशेंट्स को ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज़ होती है, उनको दवाइयाँ चल रही होती है। सो यूजुअली हमारे जो दर्शक मित्रों के लिए हमारी जो जानकारी है ये हम 3 हिस्सों में बताना चाहेंगे। एक है कि आप कार्डियक पेशेंट है जिनको या तो एंजियोप्लास्टी हुआ है या बाईपास हुआ है, पर इनकी हार्ट की पंपिंग वगैरह नॉर्मल है और अपनी एक गोलियों के साथ एक अच्छी जीवन शैली जी रहे हैं। इनको कोविड की जो रेगुलर दवाइयाँ हैं उसको लेने में कोई आपत्ति नहीं है, वो उनके साथ ले सकते हैं। साथ में कृपया वो दवाइयाँ बंद ना करें, कोई कन्फ्यूज़न ना रखें। हाँ, आपको जो भी आपके कोविड ट्रीटिंग डॉक्टर हैं उनको इन्फॉर्म करें कि मैं करंट मेडिकेशंस पे हूँ। उनको अपना हाइड्रेशन लेवल अच्छा रखना चाहिए, बिकॉज दैट हेल्प्स इन एनी वायरल इन्फेक्शन, सो इज़ विद द कोविड। जो हमारी दूसरी कक्षा के पेशेंट होते हैं वो होता है वाल्वुलर हार्ट डिजीज़ वाले पेशेंट, और जिनको खास करके मेटलिक वाल लगे होते हैं। तो मेटलिक वाल वाले पेशेंट्स में जब ये एंटीबायोटिक्स वगैरह कुछ जाता है, डाइट हैबिटेशन सब चेंज होता है, तो उसमें उनका ब्लड थिनिंग लेवल फ्लक्चुएट हो सकता है। तो जो मेरे वो पेशेंट हैं जिनको मेटालिक प्रोस्थेसिस लगा हुआ है, आर्टिफिशियल वाल लगा हुआ है, उनको फिर हम क्या करते हैं कि या तो हम टेम्पररीली ब्लड थिनिंग इंजेक्टेबल पे ले लेते हैं, अन्यथा अगर कोई पेशेंट स्टेबल है, घर पे है, तो हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि उनका जो पीटी टेस्ट होता है, जो PTINR हम बोलते हैं, लेमन उसको अमूमन PT टेस्ट बोलते हैं, वो थोड़ा ज़्यादा फ्रीक्वेंटली करवाए, ताकि ऐसा ना हो कि हम आउट ऑफ द रेंज जा रहे हो। तीसरी कैटेगरी के हमारे जो पेशेंट होते हैं, जो पुअर पंपिंग वाले पेशेंट, जिनके हार्ट की पंपिंग कमज़ोर है, जिनको सांस फूलने की, शरीर में सूजन आने की समस्या रहती है पंपिंग के कारण, इनके लिए सिचुएशन बड़ी थोड़ी अजीब हो जाती है, बिकॉज उनको हाइड्रेशन मेंटेन करने जाएंगे तो फिर हो सकता है कि वी आर आइदर मेकिंग देम डिहाइड्रेटेड और ओवर हाइड्रेटेड। सो उन पेशेंट्स में यूजुअली या तो अगर आपको सिम्टम्स है तो आप वैसे ही हॉस्पिटल चले जाओगे, अगर नहीं होता है और पेशेंट आप घर पे ट्रीट हो रहा है तो उसमें हम उनको डेली बॉडी वेट मेजरमेंट के लिए रिकमेंड करते हैं। उससे हमें बहुत जल्दी पिकअप हो जाता है कि आपके बॉडी के अंदर वाटर लॉगिंग या वाटर शॉर्टेज हो रहा है कि नहीं, क्योंकि वायरल इन्फेक्शन में योर लॉट ऑफ कैलोरीज आर बीइंग कंज्यूम्ड, इट्स अ वेरी कैटाबोलिक स्टेट, एंड इवेंचुअली इट हैपेंस दैट अ पेशेंट बिकम डिहाइड्रेटेड और they are taking plenty of fluids as it is, because it is advised by the physicians. Sometimes they go into the flooding with the water. So for those patients we tell them to continue to check their body weight monitoring so that we can pick up the water logging and dehydration faster. ओके सर, अगला सवाल आता है, बहुत सारे पेशेंट्स के मन में ये सवाल है कि अगर उनकी रिसेंटली कोई सर्जरी हुई है या फिर वो कोई मेडिकेशंस पे चल रहे हैं कार्डियक रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए, तो क्या वो वैक्सीनेशन के लिए जा सकते हैं, और इन केस वो जाते हैं तो क्या प्रिकॉशंस उनको लेनी चाहिए? That's a very good question, Sakshi, and we are hearing from our patients very often regarding the very same thing. See, we have 2 patients. One, एक जो पूरा स्टेबल चले आ रहे हैं irrespective of the disease, उसमें अगर आपको कोई ब्लड थिनिंग मेडिकेशंस जो हैं, जो एंटी कोएगुलेशन, नॉट द एस्पिरिन एंड द रूटीन एंटीप्लेटलेट्स, अगर आप बिल्कुल हेल्दी हैं, स्टेबल है, आप आराम से अपना वैक्सीन लीजिए, कोई आपत्ति नहीं है। वो पेशेंट्स जो मेटालिक वाल का जैसा मैंने एग्जांपल दिया था, जो किसी कारणवश वारफरिन या एंटी कोएगुलेशन पे है, तो उसमें हम प्रेफर करते हैं कि आपका INR 2 या 2.5 से कम हो, बिकॉज फिर लोकल मसल हेमेटोमा बनने की संभावना रहती है। और वो कैटेगरी ऑफ पेशेंट जिनका रीसेंट सर्जरी हुआ है, खास करके स्टेंटिंग और बाईपास वाले पेशेंट, हम उनमें थोड़ा बोलते हैं कि आप 15 दिन महीना रुक के लो, बिकॉज देर आर सम एनेक्डोटल रिपोर्ट्स विच शोज दैट दिस वैक्सीन हैज़ अ टेंडेंसी टू टाइनी बिट इंक्रीज द थ्रोम्बोजेनिसिटी. It is not very much documented and confirmed. The number of patients which have come across with this kind of things are very substantially low, even I think lower than 0.5%. But yeah, being on a safer side when you are considering a thing like a vaccine, nothing wrong in giving a gap of 15 days or a month. But yes, these vaccines, whatever which are currently available in India, they are safe for cardiac patient. It does not have any direct toxicity to the heart. And I would certainly endorse and recommend all the patients and any other cardiac patients to go ahead with the vaccination at the earliest opportunity. ओके
सर अगला सवाल आता है कि बहुत तरीके के पेशेंट्स होते हैं जो बोलते हैं कि किस तरीके से हार्ट पे इफ़ेक्ट करता है कोविड-19 और क्या चांसेस हैं कि उनको हार्ट अटैक हो सकता है या फिर किसी तरीके की हार्ट की डिजीज़ के चांसेस रहते हैं क्या सर? That's a very good question, Sakshi, I must say. There are documented, we can say grossly, 3 types of problem we are seeing with the COVID in our cardiovascular system. First of all, ये जो कोविड वायरस है वो हमारे ब्लड की क्लॉटिंग टेंडेंसी को बढ़ा देता है. तो वी आर कमिंग अक्रॉस द पेशेंट्स कि जहाँ पे बहुत ही यंग पेशेंट्स जिनको और कोई रिस्क फैक्टर्स नहीं है and they are coming with a heart attack and their vessels are just having thrombus which is increased thrombogenic tendency. So yes, we can say post COVID period में especially for a couple of months like a month or 2 maybe we have a chance that कि आपको कोई भी vascular event maybe heart attack maybe stroke and even peripheral vessels में clot होने के chances बढ़ जाते हैं and that's why आपने सुना भी होगा कि हम D dimer का टेस्ट करवाते हैं. जी सर. सो जो कोविड इन्फेक्शन के पेशेंट्स जिनको हम इसीलिए हम डी डाइमर करवाते हैं जिनका डी डाइमर 1000 से ऊपर होता है तो उसमें हम हाफ डोज एंटीकोगुलेशन हमेशा प्रेफर करते हैं स्पेशली उन पेशेंट्स में जो एडमिशन की ज़रूरत है या फिर हमारे पास कोई और एविडेंस है कि वो दे आर सफरिंग फ्रॉम लाइक मॉडरेट टू सीवियर इन्फेक्शन जिनका CT स्कोर ज़्यादा है या फिर उनके इन्फ्लामेटरी मार्कर्स लाइक CRP फेरिटिन वो ज़्यादा है. So certainly that's a one way because of increased thrombogenicity, it can certainly increase the incidence of the vascular accidents. COVID can do that. And second thing is there is one information and one data coming up and it's rather becoming more and more mature now that the COVID virus can affect the heart muscles directly and it can reduce the pumping of the heart. We don't know exactly what are the predictors. भी जैसे predictors means कि किस पेशेंट में होने की संभावना ज़्यादा है किस पेशेंट में होने की संभावना कम है. ये जानकारी अभी विशेष रूप से हमारे पास ज़्यादा कुछ इकट्ठा हुई नहीं है और दूसरा कि ये कितना रिवर्सिबल है कितना रिकवर हो सकता है वो भी हमें ज़्यादा जानकारी नहीं है. बट लकीली जितने भी पेशेंट्स ऑफ कार्डियोमायोपैथी वी हैव कम अक्रॉस इन आवर प्रैक्टिस इन लास्ट 1 year मोस्ट ऑफ देम आर शोइंग द ट्रेंड ऑफ इम्प्रूवमेंट. I'm sure that that's not absolutely the trend, but yes, at least we are saying that they are becoming gradually stable. But yes, COVID can directly affect your heart tissue, and by increasing the tendency to clot, it can certainly increase the risk of heart attacks, strokes, deep vein thrombosis, pulmonary embolism, arterial thrombosis. So that is why it is very important once you have a symptoms which might be COVID, if you are having a fever, anorexia, excessive fatigue. So if you intervene in time, you diagnose the thing in time, you are given medications and rest in time, and we start picking up those factors which can put you at a risk of a very serious complication, we can prevent all those incidences. So I would like to request my audience, if you have any symptoms which can be COVID, even simple fever for 2-3 days, I would not recommend you to take it lightly. Nothing wrong in reaching your physician, nearby physician at the earliest and get yourself treated. We can save a lot of lives. ओके सर अगला सवाल आता है कि बहुत सारे पेशेंट्स में जो कि ब्लड थिनर मेडिसिन्स वगैरह पे हैं या इस तरीके की मेडिसिन किसको लेनी चाहिए किस तरीके के ट्रीटमेंट रहता है तो उस केसेस में आप क्या सजेशन देंगे कि किसको वो मेडिसिन लेना चाहिए पहली चीज़. दूसरी चीज़ कि अगर वो कोई मेडिसिन्स ले रहे हैं तो उस केसेस में क्या उनको प्रिकॉशनरी मेजर्स होने चाहिए. That's very important in our country, Sakshi, because unfortunately till date we don't have a universal medical access and plenty of patients are being treated back home and we have a social media flooded with a lot of information which is quite confusing and sometimes having a questionable status about their legitimacy. So what is our usual protocol? Once the patient who has a D dimer more than 1000, we give them half dosage of anticoagulation medication which is very multiple available in the market. We don't give a full dose because the data says that giving a full dose just by D dimer increases the risk of bleeding. So those patients who has D dimer more than 1000, we give them the half dose of medications which is usually the protocol we are following. Second thing is once you suffer any event, then you go to the full dose which is a therapeutic dose because now you are not on the other side of the river, you are in the suffering side. So in those cases we certainly give, but we don't give to everybody. Especially if you are a cardiac patient, you might be on some one or other type of medication. It is not so safe to take it on your own. Okay. So the most important thing is
get yourself tested, get your profile of the flu and D-dimer and all the markers at a frequent intervals. We don't want to over-treat you, we don't want to under-treat you. We certainly would like to pick up those factors which might be putting you at the risk of developing some thrombotic complication, what you call disclotting situations. We certainly like to do that. So there are anecdotal reports that when you are seeing a patient who is quite elderly in age, they are having a high risk of thrombosis. So many people are using a simple blood thinning medications like aspirin in a patient more than 40, but we don't have much data on that. So as long as you are taking a simple medication, it is still reasonably fine to accept it. But if you are going for some high-end medications like anticoagulation, like apixaban, rivaroxaban, dabigatran, would be much more appreciated by us, and as a medical fraternity would like to request, get in touch with your doctor. These medications sounds very simple, but they are having their own list of therapeutic and side effect profile. सर अगला सवाल आता है कि बहुत सारे पेशेंट हैं जो कोविड से ठीक होकर अपने घर जाते हैं, तो क्या वो घर जाकर अपनी एक्सरसाइजेज या योगा प्राणायाम ये सब स्टार्ट कर सकते हैं या फिर उनको अभी नहीं करना चाहिए, जो कि हार्ट पेशेंट भी हैं? See, Sakshi, we are lucky to have a lot of patients who are coming out, and we are listening these things also very often. I would absolutely motivate them to restart that activity, but I would not motivate them at the same time or let you go and jump into the absolutely that level so early, because of late what we have seen, the fatigue caused by the COVID infection lasts for a couple of months. So it is always a good idea to start and move again back to your schedule, but go tiny bit slow. If you want to reach something like your previous normal, start with the 1/4 of that, and every week you make it and a quarter every time, and then by the end of the 1 month we would be happy to see you doing your routine activity normally. अगर आप 2 किलोमीटर चलते थे तो पहला हफ्ता आधा किलोमीटर चल के देखिए. इफ़ यू आर फाइंडिंग योरसेल्फ कंफर्टेबल इन डूइंग सर्टेन एक्टिविटीज़, वो बहुत अच्छी बात है. पर अगर आप इसी भ्रम में रह के या इसी एक ऑब्सेशन में ये करना चाहते हैं कि नहीं मैं तो जल्दी करना चाहता हूँ, मैं जल्दी से ये करना चाहता हूँ, वो मत करिए. आप गिव योरसेल्फ अ टाइम. दिस वायरस इज गिविंग क्वाइट अ फटीग to a lot of our patients. So we go prefer that we tell this patient that आप जो भी कर रहे थे उसका 1/4 हर वीक पे ऐड करते जाइए, and then within a month you get back to normal, because not having enough rest also subjects to the having a post-COVID complications. So having a rest and remaining active, that's a balance we want to create, and that's why we recommend that you go step by step. Don't try to rush for the things because you just finished the exam and now you are free bird. No, this is a COVID infection. Take the things tiny bit slowly for first month. थैंक यू सो मच सर, हमारे साथ इतनी सारी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए. आई होप ये सारी जानकारी आपको बहुत कारगर रहेगी. थैंक यू. Thank you, Sakshi. Thank you, my friends, for the opportunity to discuss.